तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं कि तू जाग रहा है? और मैं एकदम से उठकर बैठ गया, पर वहां तो कोई था ही नहीं। तो ये आवाज किसकी थी? त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव। मेरा नाम राजेश है। ये कहानी मेरे एक दोस्त की है। उसका नाम रवि है। ये घटना 5 साल पहले की है, जब मैं अपने गांव जा रहा था। मैं जॉब के लिए मुंबई में था और मेरे साथ महेंद्र और रवि, ये मेरे 2 दोस्त काम किया करते थे। मेरे गांव में मेरी खास दोस्त की शादी थी और मैं उसी की शादी के लिए गांव जाने वाला था। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और वहाँ की शादियाँ और हल्दी बहुत धूमधाम से होती हैं, और ऊपर से वहाँ का मौसम खूबसूरत और दिल को लुभा देने वाला। तो हुआ ये था कि मेरे ऑफिस के वो दोनों दोस्त महेंद्र और रवि, वो भी मेरे साथ गांव घूमने आना चाहते थे। तो मुझे भी वो अच्छा लगा और मैंने भी अपने साथ मेरे गांव ले जाने के लिए तैयार हो गया। मेरे गांव तक कोई सरकारी बस, कोई गाड़ी नहीं जाती थी। तो अगर गांव जाना हो तो सबसे पहले मेरे घर पर एक दिन पहले फ़ोन करके बताना पड़ता था, ताकि घर से कोई गाड़ी लेकर वहां आ सके। लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा कि तू घर पर बता ही मत कि तू घर आ रहा है। तेरे घर वालों के लिए सरप्राइज भी हो जाएगा और हम तेरे घर चलकर जाएंगे, तो मौसम भी इंजॉय कर सकेंगे। तो मैंने भी उनके लिए हाँ भर दिया। हमारी सुबह सुबह की सरकारी बस का रिजर्वेशन था। बस स्टॉप पर बहुत भीड़ थी। घंघोर के आगे करीब 5 मील एक नाका है, मतलब एक चौक है। वहाँ पर उतरकर आगे जीप से जाना होता है, लेकिन अब हम सब ने चलकर जाने का तय किया था। तो मैंने भी घर पर किसी को कुछ नहीं बताया। दोपहर 4 बजे करीब हम घंघोर के आगे उस चौक तक पहुँच गए और वहीं से हम चलते हुए घर की तरफ निकल पड़े। रास्ता कच्चा था, रेतीली जमीन थी, आसपास नारियल और सुपारी के बड़े बड़े पेड़ थे। कुछ 1 या 1.5 घंटा चलने के बाद हम गांव के करीब पहुंच चुके थे कि तभी मैंने देखा कि रास्ते में पानी ऊपर तक चढ़ चुका था। तो उस दोस्त ने कहा, अरे यार ये क्या, यहाँ तो नदी है, अब हम आगे कैसे जाएंगे? तो मैंने कहा, अरे ये नदी नहीं, शाम होते ही ज्वार भाटे की वजह से खाड़ी का पानी ऊपर चढ़ जाता है, तो ये रास्ता डूब जाता है। पानी ज़्यादा ऊंचा नहीं होगा, कुछ 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 फीट होगा। लेकिन रवि को तैरना नहीं आता था, तो वो पानी में जाने से डर रहा था। आखिरकार मैंने उससे कहा, चल थोड़ा पीछे जाते हैं, एक दूसरा रास्ता है, एक छोटा पुल है, वहाँ से चलकर जाएंगे। गांव के लोग बारिश के दिनों में उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने रास्ता बदल लिया और हम पुल की तरफ चल पड़े। सूरज डूबने को था, तो थोड़ा अंधेरा हो गया था। जब हम उसके पास पहुंचे तो रवि ने हमसे कहा, अरे वो देख, वहाँ कोई बूढ़ी औरत पुल के एकदम किनारे पर खड़ी है। मैंने यहाँ वहाँ देखते हुए उससे पूछा, अरे कहाँ खड़ी है? तो रवि ने कहा, अरे कहाँ क्या, वो क्या तेरे सामने। मैंने ठीक से देखा, पर सामने तो कोई नहीं था। तो मैंने फिर से उससे पूछा, अरे कहाँ सामने, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। तो रवि ने भी हैरान होते हुए कहा, अरे अभी तो वहीं खड़ी थी, अब पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और हम उस औरत के बारे में बात करते हुए उस पुल को पार कर आगे चले गए। आगे का इलाका तो और भी खराब था, बड़े ऊंचे पेड़ और सब तरफ सन्नाटा। और इस बार मैंने महसूस किया कि कोई हमारे साथ साथ उन पेड़ों के बीच से चल रहा है। मैंने पेड़ों के बीच देखा तो वो कोई बूढ़ी औरत थी, जिसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और वो धीरे धीरे छुपकर हमारे साथ साथ चल रही थी। रवि और महेंद्र भी उसे देख अपनी जगह पर ही रुक गए, तो वो हमें देख वो भी अपनी जगह पर ही रुक गई। मैं भी उसे देख रहा था और सोच रहा था कि ये क्यों रुक गई होगी, कि तभी वो पीछे मुड़ी और हमने उसका चेहरा देखा। बहुत ही भयानक और डरावना चेहरा। उसकी नाक कटी और भद्दी सी थी और उसके चेहरे पर घाव के निशान थे और वो एक अजीब सी डरावनी हंसी हंस रही थी।
उसका वो डरावना रूप देखकर हम सब वहाँ से गांव के रास्ते भागने लगे। लेकिन रवि हमसे थोड़ा मोटा था, तो उसे तेजी से दौड़ा नहीं जा रहा था। वो बार बार हमें धीरे दौड़ने के लिए और रुकने के लिए आवाज़ दे रहा था। भागते भागते महेंद्र और मैं गांव की सीमा पर पहुंच गए। तब रवि हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हमें भी अब उसकी चिंता होने लगी थी। तो महेंद्र ने कहा, वो तो हम दोनों के पीछे ही था, आता ही होगा। और कुछ ही मिनट में रवि आराम से चलकर सामने पैरों से निकलकर बाहर आया, एकदम शांत और चुपचाप। मैंने उससे कहा, अरे सॉरी यार, पर मैं खुद इतना डरा हुआ था कि रुकने की और पीछे देखने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन रवि बस बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखे जा रहा था, पर वो मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। कुछ ही वक्त में हम सब घर पहुंचे, लेकिन हमने किसी को वो किस्सा नहीं बताया। उस रात हम तीनों भी घर के आंगन में सो रहे थे। रवि अब भी गुस्सा था। उसने सोते वक्त भी महेंद्र और मुझसे कोई बात नहीं की। जब मेरी आंख लग गई तो मैंने किसी की कदमों की आहट को महसूस किया। कोई मेरी तरफ ही चला आ रहा था। उस आहट को सुन मैंने लगभग अपनी सांसों तक को रोक लिया था, और तभी मुझे मेरे कानों के पास सांसों की आवाज़ महसूस हुई, और फिर हल्की सी आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी, तुझे क्या लगा? मुझे पता नहीं कि तू जाग रहा है। और मैं एकदम से उठकर बैठ गया, पर वहाँ तो कोई नहीं था। सुबह होने में अभी भी कुछ वक्त बाकी था। मेरी नज़र रवि की ओर चली गई तो चादर में अपना सर छुपाकर चुपके से वो मुझे देख रहा था, और मेरे देखते ही उसने अपनी आंखों को झट से बंद कर ली, जैसे वो मुझे जताना चाहता था कि वो तो सो रहा है। पर मैंने ठीक से देखा था कि वो तो जाग रहा है, और वो बस सोने का नाटक कर रहा है। मतलब जो मैंने महसूस किया था उसने ज़रूर देखा होगा, लेकिन उस वक्त बात करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। तो मैं वहाँ से उठकर कमरे के अंदर चला गया। सुबह जब हम उठे तो रवि अपने बिस्तर में नहीं था। हमें लगा कि कहीं आसपास ही टहलने गया होगा। तो हम सब नहा धोकर तैयार हो गए। नाश्ता भी हो गया था, लेकिन रवि अभी तक लौट कर नहीं आया था। तो आखिरकार मैंने अपने पिताजी और चाचा को उस चुड़ैल जैसी दिखने वाली औरत के बारे में बताया। बस क्या था, चाचा और पिताजी ने जिप निकाली और हम सब रवि को ढूंढने निकल पड़े। उसे ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई। तब हमने देखा कि गांव से बहुत दूर आगे एक पेड़ के पास कुछ लोग की भीड़ लगी हुई थी। जब हम वहां पास पहुंचे तो सब लोग चिल्ला रहे थे कि इस पर चुड़ैल आई है। मैं भीड़ के बीचों बीच से होते हुए आगे गया तो सामने के पेड़ के पास रवि किसी बच्चे की तरह अपने पैर फैलाकर बैठा हुआ था और पागलों की तरह झटपटा रहा था। लोग तो यही कह रहे थे कि इस पर चुड़ैल का साया है। वो हम सबको देखकर हंस रहा था। पिताजी, चाचा जी और मैं हम सब आगे बढ़े तो उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोला, तुझे क्या लगता है? मुझे पता नहीं था कि तू जाग रहा है। मैं समझ गया कि मैंने रात जिसे महसूस किया था ये वही है। मेरे चाचा जी ने उस गांव के गुरव यानी पुजारी जी को कहकर रवि पर जो चुड़ैल सवार थी उसकी आत्मा को बाहर निकाला। ये वही चुड़ैल थी जिसे हमने कल शाम गांव के अंदर आते देखा था, और वही हमारा पीछा करते करते हमारे घर तक आ गई थी, और मौका मिलते ही वो रवि पर हावी हो गई थी। लेकिन रवि अब ठीक था। वो थोड़ा बीमार ज़रूर था, लेकिन अगले 2-3 दिन में वो ठीक हो गया था। कोई ताकत जब हमारे शरीर के अंदर दाखिल होती है तो जाते जाते वो ज़रूर कुछ ना कुछ नुकसान कर जाती है, और ये बुखार उसी का असर था। मुझे पता नहीं वो औरत या वो चुड़ैल कौन थी और वो हमसे क्या चाहती थी, लेकिन उस घटना के बाद मैं भी बहुत संभल कर अपने गाँव जाता हूँ।